हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड संकाय की। आज का टॉपिक है जोशीमठ आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित। जोशीमठ शहर में जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर में के भू धसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर एरिया में शहर के भू धसाव हो गया है, तो उसको जो है आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। उस शहर में, जोशीमठ शहर में जो है 1.5 किलोमीटर एरिया जो है धंस गया है, तो वो क्या हो गया, आपदाग्रस्त घोषित हो गया है। दीर्घकालिक समाधान के लिए जोशीमठ का जियोटेक्निकल जियोफिजिकल अध्ययन किया जाएगा। तो साइंटिस्ट उसको वहाँ का जियोफिजिकल और जियोटेक्निकल अध्ययन करेंगी। जिन घरों में दरार नहीं है वहाँ भवन निर्माण की गाइडलाइनों को जारी किया जाएगा और साथ ही हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन भी कराए जाएंगे। तो 3 तरह के अध्ययन हो रहे हैं वहाँ, जियोटेक्निकल, जियोफिजिकल मतलब जियो तो हो गया ज़मीन से रिलेटेड, एंड हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन मतलब पानी से रिलेटेड, तो ये होंगे। फिर है जोशीमठ के बारे में हम थोड़ी जानकारी लें। जोशीमठ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नेशनल हाईवे 7 में सिचुएटेड है। नेशनल हाईवे 7 में सिचुएटेड है और ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने के रास्ते में यह पड़ता है। साथ में ये जो है बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जाने वाले सारे जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो जोशीमठ में स्टे करते हैं। तो ये एक रेस्ट पॉइंट हो गया 2 इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल के लिए, एक है बद्रीनाथ, दूसरा है हेमकुंड साहिब। अब अगर हम इसकी बात करें, ये त्रिशूल पीक की उत्तरी ढलान पर स्थित है। जोशीमठ कहाँ है, त्रिशूल पीक की उत्तरी ढलान पे है और इसके जो है अलकनंदा इसके बाएं साइड में है और बाएं साइड में क्या है, अलकनंदा है। समुद्र तल से ऊंचाई 6000 फीट है, तो 6000 फीट की ऊंचाई पे ये सिचुएटेड है। जबकि शिवालिक की कितनी थी, हम 1200 पढ़ी थी हमने कि 1200-1400 होती है। तो सोचो उससे भी कितनी ऊंचाई पे 1200, मतलब शिवालिक का मतलब हो गया आपका ये नरेंद्र नगर टाइप एरियाज़, तो वो हल्की ऊंचाई पे है, तो उससे भी डबल ऊंचाई पे ये जो है भू धसाव हो गया है जोशीमठ में, जो कि ट्रिपल ऊंचाई पे 6000 मीटर की ऊंचाई पे है और ये त्रिशूल पीक की ढलान पे। और त्रिशूल पीक की ऊंचाई कितनी है, 7250 मीटर। 7250 मीटर की त्रिशूल पीक है, तो उसकी ऊंचाई से नीचे आते हुए 6000 मीटर पे जो है ये शहर जोशीमठ बसा है। पर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्रिशूल पीक ही है इस पर, इसके अगल बगल और भी पीक्स हैं, जैसे कि उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट में है बद्री पर्वत जो कि 7100 फीट की ऊंचाई पे है। उत्तर में है कामेट पर्वत जो 7756 फीट पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जोशीमठ है ये इकोलॉजिकल जोन भूकंप प्रभावित जोन नंबर 5 में है। वैसे उत्तराखंड के जितने भी शहर है, पूरा उत्तराखंड जो है जोन 4 और जोन 5 में सिचुएटेड है और उसमें से ये जोन 5 में जो है जोशीमठ सिचुएटेड है। और 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2011 के टाइम पे 4000 मकान थे जिसमें 17000 लोग रहते थे और अब 12 साल हो चुके हैं, तो अब तक आंकड़ा बढ़ गया होगा। तो ये है जोशीमठ के बारे में। भौगोलिक स्थिति क्या है, ये नेशनल हाईवे 7 पे है, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पे। यहाँ पे हेमकुंड साहिब और आपको बद्रीनाथ जाने का रास्ता मिलता है। यहाँ पे स्टेइंग एरिया है, स्टेइंग पॉइंट है जोशीमठ। और ये त्रिशूल पीक की उतराई पे है। अब जोशीमठ की उत्पत्ति की कहानी। गढ़वाल हिमालय का गजेटियर लिखने वाले अंग्रेज H.G. वॉल्टन ने क्या लिखा है, हिमालयन गजेटियर H.D. वॉल्टन 1910 में के जिस जोशीमठ का जिक्र किया था वह यही है। उत्तराखंड के गढ़वाल के पैनखंडा परगना में समुद्र तल की सतह से 6107 फीट की ऊंचाई पर धौली और विष्णु गंगा के संगम से आधा किलोमीटर दूर जोशीमठ की उत्पत्ति की कहानी है। तो दूसरी बात क्या है, जोशी होने को तो ये अलकनंदा के ही किनारे है, पर ये संगम है इसके पास जोशीमठ के, क्या धौली गंगा से विष्णु गंगा मिलती हैं। विष्णु गंगा अलकनंदा को ही कह रहे हैं, तो अलकनंदा जो है धौली गंगा से मिलती है कहाँ पे, आधा किलोमीटर पहले जोशीमठ से। और यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य का भी आना यहाँ पे वर्णित है। 8वीं-9वीं शताब्दी में की गई जिनकी हिमालय यात्राओं ने उत्तराखंड को धार्मिक भूगोल में व्यापक रूप में बदल दिया। दक्षिण भारत के केरल राज्य के त्रिवेणकोर के एक छोटे से गांव में जन्मे आदिगुरु शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बहुत ही छोटी आयु में अपनी मलयालम जड़ों से निकलकर सुदूर हिमालय की सुदीर्घ यात्राएं की और अनेकों लोगों को अपना अनुयायी बनाया। इन अनुयायियों ने उन्हें 4 दिशाओं में 4 मठ का निर्माण किया। तो यहाँ पे अब हमें जो है एक्स्ट्रा क्या पता चल रहा है, आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में एक तो हमें पता चला है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी जो हैं बद्रीनाथ में आए थे
मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे और इन्होंने जो है मठ की स्थापना करी है कहीं पे। तो 4 मठ की बात हो रही है और ये केरला के थे। 4 मठ की बात हो रही है, तो इनके 4 मठ कौन से हैं? पूर्व में इसका इनका जो उड़ीसा के में पुरी में है वर्धन मठ। ये किधर है? उड़ीसा के पुरी में। फिर उसके बाद है दूसरा पश्चिम में द्वारिका के पास शारदा मठ, द्वारिका के पास है शारदा मठ। फिर दक्षिण में मैसूर में है श्रृंगेरी मठ। और उसके बाद जो है उत्तर में है ज्योतिर्मठ, जिसे जोशीमठ कहते हैं, ज्योतिर्मठ। तो इस तरह से इन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो है 4 मठों की स्थापना करी थी। पहले हम स्टेट्स बोलते हैं किन किन स्टेट्स में थे। तो वेस्ट साइड में जो है ये उड़ीसा में है। साउथ साइड में ये मैसूर का मतलब हो गया कर्नाटका में है। फिर वेस्ट साइड में ये जो है गुजरात में है और नॉर्थ साइड में ये उत्तराखंड में है। ठीक है, अब हम उनके नाम पढ़ते हैं। तो नॉर्थ साइड वाला जो है वो ज्योतिर्मठ है, जिसे हम जोशीमठ भी कहते हैं। वेस्ट साइड वाला जो है पुरी में है, जिसको बोलते हैं हम वर्धन मठ, हर्षवर्धन की तरह वर्धन मठ। फिर साउथ में श्रृंगेरी मठ, जो कि केरला में कर्नाटका में मैसूर में है। और वेस्ट में है द्वारका के पास, द्वारिका नहीं बोलते हैं, गलत वर्ड नहीं है, द्वारका के पास है, इसे कहते हैं शारदा मठ। और शारदा मठ से हमें एक और चीज़ याद आता है कि शारदा करके एक वो उत्तराखंड में भी है और कसार देवी मंदिर में है। तो खैर अभी हम जो इनकी मठों की बात करें तो 4 मठों की स्थापना करी थी आदिगुरु शंकराचार्य ने। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ में नारायण के ध्वस्त मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य करने के उपरांत वे केदारनाथ गए, जहाँ 32 साल की छोटी सी उम्र में उनका देहांत हो गया। तो आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में क्या है कि ये केरला के निवासी थे, केरला से ये आए थे। वेदांत दर्शन कराया इन्होंने। ये जो है इनके आने के कारण उत्तराखंड जो है तीर्थ की उसमें पटल में आ गया। इन्होंने जो है 4 मठों की स्थापना करी। एक नॉर्थ में था ज्योतिर्मठ, जिसे हम जोशीमठ कहते हैं। वेस्ट में था वर्धन मठ, जो पुरी में है। साउथ में है श्रृंगेरी मठ, जो कि मैसूर में है। और ईस्ट और वेस्ट में है आपका शारदा मठ, जो कि द्वारका में है। और इसके बाद जो है इन्होंने जब मठ की स्थापना कर ली थी कहाँ पे आपका जोशीमठ में, तो ये फिर वहाँ से शिफ्ट होकर चले गए थे बद्रीनाथ। वहाँ पे बद्रीनाथ में उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, मतलब मंदिर था ही नहीं, टूट फूट गया था, उसका जीर्णोद्धार किया। और उसके बाद वो केदारनाथ गए, वहाँ पे उन्होंने काम किया और 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई केदारनाथ में। आदिगुरु शंकराचार्य को मिला दिव्य ज्ञान। जोशीमठ की ऐतिहासिक महत्ता इस जन विश्वास में निहित करते हैं कि आधुनिक हिंदू धर्म के महानतम धर्मगुरु माने जाने वाले आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ शहतूत के पेड़ के नीचे समाधिस्थ रहकर दिव्य ज्ञान हासिल किया था। तो कौन से पेड़ के नीचे उन्होंने दिव्य ज्ञान हासिल किया था? शहतूत के पेड़ के नीचे। तो हम अगर इस चीज़ को फिर से स्टडी करें तो हमने उत्तराखंड में पढ़ा है कि स्वामी विवेकानंद ने काकरी घाट करके कोई जगह है नैनीताल में, जहाँ पे उन्होंने जो है पीपल के वृक्ष के नीचे कोशी नदी के बगल में ज्ञान हासिल किया था। ऐसे ही आदिगुरु शंकराचार्य ने शहतूत के पेड़ के नीचे ज्ञान हासिल किया था। यह विशाल पेड़ आज भी फलता फूलता देखा जा सकता है और इसे कल्पवृक्ष का नाम दे दिया गया है। फिलहाल इस वृक्ष से लगा मंदिर भी टूट चुका है और वह गुफा भी ध्वस्त हो चुकी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ शंकराचार्य जी ने साधना की थी। जोशीमठ के बारे में अनेक धार्मिक मान्यता प्रचलित है। यहाँ भगवान नरसिंह जी का मंदिर, जहाँ भक्त प्रहलाद ने तपस्या की थी। अनेक देवी देवताओं के मंदिर के अलावा यहाँ कई देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, भृंगी, ऋषि, सूर्य और प्रहलाद के नाम के अनेक कुंड भी हैं। ये तथ्य इन छोटे से पहाड़ी नगर के देश के धार्मिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाता है। फिर यहाँ पे कत्यूर की राजधानी भी रही है। कत्यूरों की राजधानी के जोशीमठ से बैजनाथ ले जाने के पीछे क्या कारण था, इसकी एक गाथा प्रचलित है। राजा वासुदेव का एक वंशज राजा शिकार खेलने गया हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में मनुष्य का वेश धारण भगवान नरसिंह उनके महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। रानी ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन कराकर राजा के पलंग पर सुला दिया। राजा वापस आया तो उन्होंने देखा उनके बिस्तर पे कोई अजनबी सो रहा है। वह आग बबूला हो गए और उन्होंने अपनी तलवार से नरसिंह की बाह में वार कर दिया। वहाँ पर घाव हो गया, जिससे रक्त के स्थान पर दूध बहने लगा। घबराकर राजा ने रानी को बुलाया, उससे
बताया कि उनके घर आया हुआ भिक्षु साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान है। राजा ने क्षमा मांगी और नरसिंह ने अपने अपराध का दंड देने का आग्रह किया। नरसिंह ने राजा से कहा कि आपने आपके किए गए अपराध के एवज में उन्हें ज्योतिर्धाम छोड़कर अपनी राजधानी को कत्यूर की घाटी अर्थात बैजनाथ ले जाना होगा। उन्होंने आगे ये घोषणा की, वहाँ के मंदिर में मेरी जो मूर्ति होगी उसकी भां पर भी ऐसा घाव दिखाई देगा। जिस दिन मेरी मूर्ति नष्ट हो जाएगी उसकी भां टूटकर गिर जाएगी और तुम्हारा साम्राज्य भी नष्ट हो जाएगा और दुनिया के राजाओं की सूची से तुम्हारे वंश का नाम हटा दिया जाएगा। इसके बाद नरसिंह गायब हो गए, राजा को कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनकी बात का मान रखते हुए राजा ने वैसा ही किया। फिर भगवान नरसिंह का स्थान आदि शंकराचार्य ने लिया। इस कथा का एक दूसरा संस्करण के अनुसार भगवान नरसिंह का स्थान आदि शंकराचार्य ले लेते हैं, जिनके साथ हुए धार्मिक विवाद के चलते कत्यूरी राजधानी को जोशीमठ से हटाया गया। एटकिंसन के गजेटियर में उल्लेखित इस गाथा को दूसरे संस्करण को लेकर आगे कयास लगाया जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जोशीमठ में ज्योतिर्लिंग की स्थापना किए जाने के बाद ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच वर्चस्व कायम करने की होड़ चल रही थी, जिस दौरान संघ प्रस्फुटित शैव मत के अनुयायियों ने दोनों को परास्त कर जनता के बीच अपनी धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध की। जोशीमठ के मंदिर में रखी काली स्फटिक से बनी नरसिंह की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि उनके बाएं हाथ हर साल कमजोर होता है। जनश्रुतियों में कत्यूरी राजा को मिले अभिशाप के आगे का हिस्सा यह माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने कहा था, जिस दिन मूर्ति का हाथ पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा, बद्रीनाथ धाम का रास्ता सदा के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि तब नर और नारायण पर्वत एक दूसरे में समा जाएंगे और भीषण भूस्खलन होगा। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा बसंत देव ने करवाया था। तो नरसिंह मंदिर किसने बनाया है? राजा बसंत देव ने। अब जोशीमठ को कहा जाता है स्वर्ग का द्वार। जोशीमठ से विशेष धार्मिक महत्व तो जुड़ा ही है। इससे जुड़ी पौराणिक कहानी के अनुसार पांडवों ने जब राजपाट का त्याग कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों का जन्म स्थान बताया जाता है। तो बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर है, वहाँ पे पांडवों ने जन्म लिया था। बद्रीनाथ के बाद माड़ा गांव पार कर एक शिखर आता है जिसे स्वर्गरोहिणी कहा जाता है। तो स्वर्गरोहिणी शिखर का है, माड़ा के बाद आता है स्वर्गरोहिणी शिखर। यहाँ से पांडवों ने युधिष्ठिर का साथ छोड़ना शुरू किया और आखिर में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग गया। इसी पौराणिक कथा के कारण जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। हालांकि वास्तविक तौर पर जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि शुरुआत जोशीमठ पार करने के बाद फूलों की घाटी पड़ती है, ओली की शुरुआत होती है, जिनकी सुंदरता स्वर्ग के समान है। इस कारण जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। फूलों की घाटी का रास्ता। गढ़वाल का समग्र इतिहास लिखने वाले विद्वान शिव प्रसाद डबराल तो जोशीमठ को महाभारत के काल से जोड़ते हैं और परिणी के अष्टाध्यायी को उद्धृत करते हुए तर्क देते हैं कि प्राचीन काल का कार्तिकेयपुर नगर कोई और नहीं, यही जोशीमठ था। आज के जोशीमठ को देखने पर वॉल्टन के गजेटियर का जोशीमठ किसी दूसरे युग का सपना सरीखा लगता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पर्यटन के क्षेत्र में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के परिप्रेक्ष्य में जोशीमठ इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण जगह बन गई और यहाँ से होकर फूलों की घाटी का भी रास्ता जाता है और हेमकुंड साहिब का भी। धार्मिक महत्व की कितनी ही अन्य जगहों के मार्ग भी यहीं से शुरू होते हैं। इलाके में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए यहाँ से कुल 12 किलोमीटर दूर स्थित सुंदर स्थल ओली में एक बड़ा स्कीइंग सेंटर भी शुरुआत की गई, जहाँ जाने के लिए 3915 मीटर लंबा रोपवे सिस्टम बनाया गया है। जोशीमठ का सामरिक महत्व। 1962 में चाइना से लोहा लेते वक्त भारतीय सेना जोशीमठ में ही आकर रुकी थी। चीन बॉर्डर पर स्थित नीति माणा गांव जाने का रास्ता जोशीमठ से ही होकर जाता है। भारत सरकार ने यहाँ अनेक सैन्य व अर्धसैनिक बलों की इकाइयों को तैनात किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम है गढ़वाल स्काउट्स का। गढ़वाल स्काउट्स, ठीक है। तो गढ़वाल स्काउट्स क्या है? गढ़वाल राइफल की एक विशिष्ट बटालियन के रूप में तैयार की गई है। एक एलीट इन्फेंट्री बटालियन है। क्या है ये? एक एलीट इन्फेंट्री बटालियन है जिससे लंबी रेंज के सर्वेक्षण एवं ऊंची जगहों पर युद्ध करने के लिए महारत हासिल है। तो ये 2 काम करते हैं, एक तो सर्वेक्षण का और दूसरा ऊंची स्थलों पर युद्ध करने का। देश की सबसे गौरवशाली सैन्य संपदाओं में गिनी जाने वाली इस बटालियन की मुख्यालय स्थायी रूप से जोशीमठ में ही है। तो ये इंपॉर्टेंट जी के क्या है हमें जोशीमठ का महत्व क्या है? तो जोशीमठ का महत्व जहाँ तो एक तरफ से हमारा टूरिज़्म से रिलेटेड भी है और भगवान की पूजा अर्चना से भी रिलेटेड है, तो वहीं जो है हमारी सुरक्षा से भी रिलेटेड है।
यहाँ पे जो है गढ़वाल राइफल की एक बटालियन जिसका नाम है गढ़वाल स्काउट, वो उसकी जो है मुख्यालय है स्थायी रूप से। अब है वन रिपोर्ट 2021। वन रिपोर्ट 2021 क्या है? ये हमारी 17वीं नंबर की वन रिपोर्ट है। वन रिपोर्ट क्या होती है? उसमें एक डिटेल एनालिसिस दिया होता है कि क्या आपके वनों का कंडीशन है, इम्प्रूवमेंट है, डिक्रीमेंट है, कैसा सिचुएशन चल रहा है, उन सब की स्टडी होती है वन रिपोर्ट में। और ये कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट करती है। और अभी उसके मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र जी हैं। और ये जो भारत ने जो अपनी पहली रिपोर्ट दी थी, ये कब दी थी? 1987 में। ठीक है, 1987 में पहली रिपोर्ट आई थी इसकी। और आज चल रहा है 2023वां, तो अब 23वां आने वाला होगा 18th नंबर की, क्योंकि हर 2 साल में आती है रिपोर्ट। पहली वाली रिपोर्ट 2019 में आई थी, फिर 20 में नहीं आई, फिर 21 में आई, फिर 22 में नहीं आई, अब 23 में आएगी, आने वाली होगी। खैर, तो अभी हमें जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 की रिपोर्ट देखनी है, तो ये 17th नंबर की है। तो इसमें क्या होता है? इस वन रिपोर्ट में इसमें लक्ष्य पहुंचना होता है, जो कि हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1988 में निर्धारित की गई थी। 1998 में लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति 1998 में क्या बोला गया है कि हमारे देश में जो है 33% एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के, हमारे देश के 33% एरिया में क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होनी चाहिए। तो अगर हम अपने देश को डिवाइड करें हिली टेरेन में और प्लेन एरिया में, तो जो हिली टेरेन है वहाँ पे 60% फॉरेस्ट होना चाहिए, और वहीं जो है प्लेन एरिया में जो है 25% कम से कम होना चाहिए। और भारत में वन की स्थिति पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रति वर्ष 2 वर्ष में क्या करता है? रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब हम बात करते हैं भारत स्थिति वन रिपोर्ट 2021 की। उसके अकॉर्डिंग जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? मतलब जिनकी लास्ट ईयर 2019 के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना वन का क्षेत्र बढ़ाया है, तो वो कौन है? तो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, फिर उड़ीसा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ ही है, तो अगल बगल इस तरह से याद रखना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में बढ़ोतरी कौन से देशों में, स्टेट्स में हुई है? वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, ये सब एक ही लाइन में होंगे ना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। आंध्र के ऊपर हो गया उड़ीसा, आंध्र के बगल में हो गया तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे जो है सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? अब हम वृद्धि नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं किन स्टेट्स में जो है सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल, मतलब एरिया के हिसाब से जो है रेन वो है। तो एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। उड़ीसा 14 नंबर पे, 5वें नंबर महाराष्ट्र। तो 5 स्टेट्स सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ फॉरेस्ट में कौन है? नंबर 1 पे है आपका मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़, नंबर 4 पे है उड़ीसा और नंबर 5 पे है महाराष्ट्र। और अगर हम परसेंटेज में देखें, परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि टोटल एरिया जितना भी है, चाहे छोटा बड़ा, उसमें जो है फिर साइज़ मैटर नहीं करता है, उसमें जो है डेंसिटी मैटर करती है। मतलब जितना भी एरिया है उसमें कितने पेड़ हैं। जैसे अगर 2 किलोमीटर स्क्वायर कोई एरिया है और उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, और वहीं जो है 10,000 किलोमीटर स्क्वायर कोई एरिया है और उसमें 2 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर ही पेड़ हैं, तो परसेंटेज अगर देखेंगे तो वो 2 किलोमीटर स्क्वायर वाले का परसेंट ज़्यादा होगा और उस वाले का ज़्यादा नहीं होगा। होने को जो है पेड़ दोनों के बराबर हैं, तो ये परसेंटेज से चेंज हो जाता है। तो परसेंटेज में जो है बड़ा स्टेट मैटर नहीं करता है, उसमें कितने हैं अंदर उसको मैटर करता है। तो इसमें जो है परसेंटेज में कौन है? नंबर 1 पे मिज़ोरम। और सबसे बड़ी बात है ना, जो परसेंटेज है, परसेंटेज में याद रखना कि सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही हैं। नंबर 1 पे है मिज़ोरम, नंबर 2 पे है अरुणाचल प्रदेश। मिज़ोरम का कितना है? 84.53% मिज़ोरम। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद है मेघालय के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद है नागालैंड। तो मणिपुर याद रखना, मणिपुर में बहुत इश्यूज़ होते हैं, तो उसी मणिपुर में, और नागालैंड और मेघालय। ठीक है, फिर से नंबर 1 पे क्या है? मिज़ोरम के बाद है अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश के बाद है मेघालय, मेघालय के बाद है मणिपुर, मणिपुर के बाद है नागालैंड। ये 5 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारी जो है रिपोर्ट है वन की, इसमें भारत में जो है सबसे ज़्यादा 1% नहीं, वन बढ़ाने वाले स्टेट्स कौन से हैं, तो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद है तेलंगाना, फिर उसके बाद उड़ीसा। फिर अगर हम बात करें कि टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, वो है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद है महाराष्ट्र। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा स्टेट्स परसेंट में जहाँ पे फॉरेस्ट हैं, तब हम परसेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें चेंज हो गया। सबसे ज़्यादा होगा मणिपुर नहीं मिज़ोरम, सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में है, सबसे पहले मिज़ोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और उसके बाद नागालैंड। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नवीन रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वन आरक्षण जो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है टोटल? 80.9 मिलियन हेक्टेयर। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% है। कितना? 24.62% है। टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया हमारा उत्तराखंड का नहीं, इंडिया का जो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि परसेंट में अगर हम देखेंगे तो 24.62% है। तो और जबकि 1998 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना बनाना था टारगेट? 33%। अभी कितना है? 24.62% है। इसमें वन आवरण वाला क्षेत्र जो है 21.71 है, जबकि वृक्ष आवरण वाला क्षेत्र 2.91% है। देश में कुल वन और वन वृक्ष आवरण में वर्ष 2019 की तुलना में 2261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज हुई है। तो वृद्धि हुई है 2019 के कंपैरिजन में 2261 किलोमीटर स्क्वायर की। रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का भौगोलिक क्षेत्र 33% से अधिक वन आच्छादित है। अब लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन आच्छादन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भारत में वन एवं वृक्ष आवरण की निगरानी करता है तथा इसका मूल्यांकन के आधार पर द्विपक्षीय वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। भारत वन रिपोर्ट 2021 में उत्तराखंड की स्थिति अब हम देखें। वर्ष 2019 की तुलना में उत्तराखंड में सिर्फ 2.09 किलोमीटर एरिया स्क्वायर का एरिया बढ़ा है। कितना एरिया बढ़ा है? 2.09 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ा है। पिछले 2019 से कंपेरिजन सिर्फ 2.09 किलोमीटर एरिया बढ़ा है। यह स्थिति तब है जब उत्तराखंड में प्रतिशत के लिहाज से 44.45% भौगोलिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। उत्तराखंड में कितना एरिया जो है वनों से आच्छादित है? 44.45%। भारतीय वन सर्वेक्षण FIS की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, हरिद्वार, उधमसिंह नगरों में बीते 2 सालों से वनावरण में 8.16 किलोमीटर की कमी पाई गई है। वनावरण में सर्वाधिक 3.71 किलोमीटर स्क्वायर की गिरावट उधमसिंह नगर में है और इसके बाद टिहरी में है 1.59 की। राज्य के बाकी 8 जिलों में वनावरण में बढ़ोतरी हुई है। इन जिलों में वनावरण बढ़ाने से प्रदेश का कुल वनावरण में इजाफा हुआ है। वनावरण में सबसे अधिक 2.93 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी नैनीताल में हुई है, फिर 2.89 की हुई है देहरादून में। ठीक है, तो अब इतना सब जानने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तराखंड में क्या है, कितना 2019 से कंपेरिजन 2.09 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ा है। कितना एरिया बढ़ा है? 2.09 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तराखंड में 2.09 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बढ़ा है 2009 की डाटा के कंपैरिजन में। अब हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट कवर में डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है। सबसे ज़्यादा जो टॉप 5 स्टेट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो नंबर 1 पे है पौड़ी गढ़वाल, फिर है नैनीताल, फिर उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो इसका शॉर्टकट हो गया पन्नू सीपी। पन्नू पी से क्या हुआ? पौड़ी गढ़वाल, एन से नैनीताल, यू से उत्तरकाशी, पन्नू, सी से चमोली,
पी से पिथौरागढ़, तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, तो ये देखो एक लाइन में आ गए उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। और PN, तो बहुत सरल है याद करना। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है पौड़ी गढ़वाल में है, फिर उसके बाद नैनीताल में, पन्नू, PNU, और फिर उत्तरकाशी से हम स्टार्ट होंगे, और सीमांत वाले जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको एक लाइन से गिन लेना है। क्या है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो हम फिर से बात कर ले रहे हैं टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तराखंड के जहाँ पे जो है फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 पे है पौड़ी गढ़वाल, नंबर 2 पे है नैनीताल, नंबर 3 पे है उत्तरकाशी, नंबर 4 पे चमोली, नंबर 5 पे है पिथौरागढ़। और ऐसे ही अगर हम पूरे देश में स्टेट वाइज देखें तो सबसे टॉप 5 स्टेट जहाँ पे कि वनाच्छादन सबसे ज़्यादा है, सब नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़, नंबर 4 पे है उड़ीसा, नंबर 5 पे है महाराष्ट्र। अब हम बात करते हैं राज्य में सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाले ज़िले कौन से हैं। सबसे कम फॉरेस्ट कवर है उधम सिंह नगर में, ठीक है। फिर उसके बाद है हरिद्वार में, ये हमें याद ही रहेगा क्योंकि ये दोनों तराई एरिया हैं, तो तराई एरिया में ही फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कम होगा। पर सबसे ज़्यादा कम क्योंकि हरिद्वार में गंगा नदी बहती है, वो पानी से भरा पड़ा है, तो इसलिए वहाँ पे पेड़ ऑब्वियसली ज़्यादा ही हो जाएंगे, चाहे वहाँ कितना भी कंस्ट्रक्शन हो जाए, पेड़ अपने आप उग जाएंगे, ऐसे दिमाग में बना लो। और उधम सिंह नगर थोड़ा दूर है इन एरियाज से, तो उधम सिंह नगर में नहीं होगा। तो हम बात करें सबसे कम फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो उधम सिंह नगर में है सबसे कम। फिर उसके बाद है हरिद्वार। फिर हरिद्वार के बाद किधर आएगा, रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंजर वाला जोन जो है, जो अभी एक रिपोर्ट निकाली थी इसरो ने, तो उसमें बोला था कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो है रुद्रप्रयाग में आते हैं पूरे भारत में। तो सिंस वहाँ पे जो है एरिया मतलब स्टेबल एरिया नहीं है वो, तो ऑब्वियसली वहाँ पेड़ अटकाने मुश्किल होंगे, तो इसलिए वहाँ पेड़ कम है। तो इसलिए हम 3 तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि सबसे कम जो है उधम सिंह नगर में है, फिर नंबर 2 पे हरिद्वार में है क्योंकि दोनों तराई एरिया है, तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग के बाद अब छोटे जो गांव होंगे, छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो होंगे, ठीक है। चंपावत और बागेश्वर, चंपावत बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, ठीक है। फिर उसका चंपावत, फिर बागेश्वर। तो अब हम इस तरह से 5 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लें जहाँ पे जो है सबसे कम फॉरेस्ट कवर है, वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका पहला आपको उधम सिंह नगर है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा रुद्रप्रयाग है, चौथा चंपावत है, और 5वां टिहरी है, सॉरी बागेश्वर है। फिर से हम बात कर लेते हैं राज्य में सबसे कम फॉरेस्ट कवर्ड वाला एरिया। नंबर 1 उधम सिंह नगर, नंबर 2 हरिद्वार, नंबर 3 रुद्रप्रयाग, नंबर 4 चंपावत, नंबर 5 बागेश्वर। अब हम बात करते हैं प्रतिशत वाले 5 ज़िले जो प्रतिशत वाले ज़्यादा हैं, तो प्रतिशत सबसे ज़्यादा जो है नैनीताल का है, फिर नैनीताल के बाद चंपावत का है, नैनीताल के बाद चंपावत का। प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत नैनीताल का है, फिर उसके बाद चंपावत का है, चंपावत के बाद पौड़ी का है। नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, फिर रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी। ठीक है, तो सर्वाधिक 1% वाला कौन सा है, नैनीताल, फिर उसके बाद नैनीताल के बाद है चमोली, चंपावत, नैनीताल के बाद है चंपावत, नैनीताल के बाद चंपावत, चंपावत के बाद पौड़ी, पौड़ी के बाद रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद टिहरी। तो पौड़ी और टिहरी दोनों हैं, ठीक है। परसेंटेज में पौड़ी टिहरी दोनों आ रहे हैं। तो हम फिर से बात कर लेते हैं परसेंटेज वाइज। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है आपका नैनीताल में है, फिर नैनीताल के बगल में है आपका चमोली नहीं चंपावत, तो चंपावत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, नैनीताल के बाद चंपावत, चंपावत के बाद पौड़ी, फिर पौड़ी के बाद रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद टिहरी। फिर है राज्य में कम 1% वाले 5 ज़िले कौन से हैं, तो इसमें शुरुआत के 2 तो वही हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। फिर उसके बाद है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। फिर क्या है पिथौरागढ़, फिर देखो नीचे का ही सरल करना है, ऊपर से इधर था, अब इधर जो है राइट से लेफ्ट को है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। तो राज्य में कम 1% वाले ज़िले कौन से, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। और 1% सर्वाधिक वाले कौन से, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी। तो इस तरह से यह है वन रिपोर्ट 2020-21 की।